फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। और वैसे कैंडिडेट जो सीटेट पेपर 2 के लिए 2024 में साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 का उनका एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं एक सीरीज ओपन करने जा रहा हूँ, सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। फिर उसके बाद से हम लोग 21 का ये मैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ। उसके बाद से फिर 22 का करेंगे, फिर 23 का करेंगे और उसके बाद से फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। अभी सीटेट आपके 7 जुलाई के करीब में है, तो काफ़ी हम लोग के पास लगभग अभी 1 मंथ कम्प्लीटली है। तो मैं प्रयास करूंगा कि 1 मंथ में ये सीरीज़ में देख लूँगा। और ये सीरीज़ आप देख लेते हैं तो 30 मार्क्स में से आप 22 से 25 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके दिख रहा है कि निम्नलिखित में से सही मिलान का निरूपण कौन करता है। निम्नलिखित में से सही मिलान का निरूपण कौन करता है। पहला ऑप्शन दिया है सिकुड़कर शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करता है। दूसरा है कठोर संरचना। दूसरा है कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। तीसरा है कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। और चौथा है बॉक्स की अस्थि जिसे मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करते हैं। इधर ऑप्शन में आपका दिया है उपस्थि, पेशी, पंसली, पिंजर और अस्थि। तो देखिए पहला ऑप्शन से हम देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है कि सिकुड़ कर एवं शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करता है। तो आप देख सकते हैं कि शरीर की गति में जो सहायता करेगा वो आपका सेकेंड नंबर करेगा। आप देख सकते हैं सेकेंड वाला सिकुड़ के शिथिल हो जाएगा और शरीर की गति में सहायता करेगा, तो वो हमारा मांसपेशी जो होता है वही करता है। अगला हम देखते हैं कि कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। तो आप जानते हैं कि पूरा मनुष्य का जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, तो वो अस्थि का बना होता है। तो सेकेंड का राइट 4 में चला जाएगा सेकेंड का। अब तीसरा है कि कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, जैसे कान का अस्थि हो गया, नाक का अस्थि हो गया, आप जिसे झुका सकते हैं, यानी वो क्या होती है, वो उपस्थि होती है। तो वो आपका 1 नंबर हो जाएगा। अब लास्ट में एक ही आपका बच रहा है कि बॉक्स की स्थिति और मेरुदंड को जोड़कर, यानी हमारे रीढ़ केज जिसको हम लोग बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी को हम लोग को जोड़ के रखता है, रीढ़ केज को जोड़ के रखता है और बक्से की रचना करता है। तो आपको पता ही होना चाहिए वो क्या है हमारा, वो है पसली। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बी आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित मानवों में कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। पहला पिट्यूटरी दिया है, पहला एड्रिनल दिया है, दूसरा पिट्यूटरी दिया है, तीसरा पेनक्रियास दिया है, चौथा थायराइड दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एड्रिनल जो होता है वो एक से अधिक ग्रंथि रिलीज करता है। पीयूष ग्रंथि हमारा जो होता है वो ब्रेन में पाया जाता है, जो हमारा TH हार्मोन, FSH हार्मोन इत्यादि ये रिलीज करता है। पेनक्रियाज हमारा जो होता है वो HCl रिलीज करता है, आपको पता ही है, और ये अम्ल HCl को रिलीज करता है। थायराइड हमारा जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। थायराइड जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो एड्रिनल हो जाएगा। यहाँ पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये सारे ग्रंथियों का क्या करती है, पीयूष ग्रंथि सारे ग्रंथियों का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि हमारा जो होता है, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी इसे बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन कौन सा कथन सही है।
नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहला दिया है कि सभी धातुएं ठोस होती है। नहीं, इन्होंने क्या बोला, इसमें कौन से बताना है? सभी धातुएं ठोस होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्रोमीन हमारा जो होता है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर इन्होंने बोला कि सभी धातुएं कठोर होती है, ऐसा कुछ है नहीं कि सभी धातुएं कठोर होती है। और फिर इन्होंने बोला है कि ऑल मेटल आर गैसेस, सभी अधातुएं गैस होती हैं, सभी अधातुएं गैस होती नहीं, कुछ लिक्विड में भी होती हैं। और नीचे इन्होंने लिखा है कि सभी ऑल मेटल आर नॉन डक्टाइल, सभी अधातुएं अतन्य होती है, तन्य नहीं होती है इन्होंने लिखा। तो सभी धातुएं क्या होती है? अतन्य होती है, तो इन्होंने लिखा है कि तन्य नहीं होती। तो इन्होंने तीनों ये ऑप्शन जो दिया वो गलत दिया है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी, राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट में भर भर के देते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि आपका वाई जो है कोई मानव रेशा है, यानी आर्टिफिशियल रेशा है, लेकिन वो प्राकृतिक स्रोत, आप देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत से वो प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके दिए हैं कि रेयान है, नाइलॉन है, एक्रिलिक है, जूट है। जूट भी आपका प्राकृतिक है, बट इससे मानव निर्मित द्वारा बनाया नहीं जाता है। एक्रिलिक जो है वो भी कृत्रिम है, और नाइलॉन जो है भी कृत्रिम है, बट उसमें हमारा रेयान जो होता है उसको हम लोग रेशम भी बोलते हैं, रेशम और रेशा बोला जाता है। वो फाइबर इसमें तंतु पाया जाता है। तो रेयान ही हमारा प्राकृतिक मानव निर्मित रेशा है, और जो प्राकृतिक स्रोत से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो रेशम से प्राप्त किया जाता है। बाकी सब ये जितने हैं नाइलॉन और एक्रिलिक, इसको संश्लेषित किया जाता है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो रेयान हो जाएगा। बहुत आदमी झूठ मारेंगे, जो कि ऑप्शन गलत है। हमारा लास्ट अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। क्लैफिक वैल्यू से क्वेश्चन दिया है कि इसमें किसका ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। उष्मीयमान दिया, अवस्था दिया है, ज्वलनताप यहाँ पे दिया है, और प्रिंट में आप देख रहे हैं दिक्कत है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ कि वो मॉडरेट होना चाहिए। और गैस में हम लोग उसका उपयोग करते हैं, गैस का उष्मीयमान ज़्यादा होता है, जैसे एलपीजी हो गया। और हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा उष्मीयमान होता है, आपको पता होना चाहिए। लगभग अभी 50,000 के रेंज में आपका उसका उष्मीयमान होता है। और ये मॉडरेबल होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है। संकटग्रस्त देखिए, जिसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है, जो खत्म हो गए हैं या विलुप्त भी वही हो जाएंगे। सेम प्रवासी पक्षी जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो इसको बोला जाता है। और इसमें पूछा है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली, तो आपको एक ही चीज़ ऑप्शन बचेगा। जब हमारा ये तीनों रॉन्ग हो गया तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, उसको आप टर्मिनेट ऐसे अल्टीमेट कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज उसको बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई मेटल है, धातु है, कोई मेटल है धातु जिसके धातु वायु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी लवण है, यानी आपका नमक है, और ये किसको विस्थापित कर देती है? लवण आपका हो गया क्षार, और धातु से विस्थापित कर देती है, यानी आपका ये भस्म हो गया, लवण यानी भस्म हो गया। यहाँ यूज करेंगे करेक्ट, लवण को विलयन से विस्थापित करते, परंतु धातु जेद को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। मतलब ये वाला जो है विस्थापित करने वाले, इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? तो अगर आपका केस देखा जाएगा तो एक्स, आपका केस देखा जाए तो क्या बनेगा? एक्स है, एक्स से मोर रिएक्टिव है क्या? वाई। और ये कह रहा है कि लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, यही से विस्थापित जरूर करेगा, लेकिन तो मोर रिएक्टिव कौन हुआ? ये हुआ। लेकिन परंतु जेड धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। पूरा अगर देखें तो हमारा ये होगा कि ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से करें। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी बिंब से, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि किसी बिंब से, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, आपके प्रकाश से क्वेश्चन दिया कि किसी बिंब से प्रकाश की किरणें पृष्ठ पर गिरती है। मतलब मान लीजिए कुछ सतह है ये, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
पृष्ठ पर पूर्णतः गिरती है और विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती है, मतलब यहाँ गिरी और ये परावर्तित हुई, ठीक है, परावर्तित हो जाता है। आप इस बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? यह आभासी और समान साइज का होगा, तो इस साइड में देखेंगे आप जितना भी बनेगा आवर्तित बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा ही नहीं। यहाँ कहाँ वस्तु बन रहा है? वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में कहाँ प्रतिबिंब बन ही रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, कोई प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक कमरे में अपने कमरे के फर्श पर रखी किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किस में अधिक बल लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका बॉक्स है और इस पर वो 100 न्यूटन का बल लगा रही है या 10 न्यूटन का वो बल लगा रही है, ठीक है। अब उसको वो घसकाना चाह रही है, यहाँ से उसको ये घसकाना चाह रही है, वहाँ से ये क्या कर रही है, उसको घसकाना चाह रही है, बल को घसकाना चाह रही है। तो वो कैसे घसकाएगी, बल को कैसे घसकाएगी? तो उस पर तो कोई वर्क नहीं कर रही है, लेकिन इसको घसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह से थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, इसको जगह से थोड़ा सा आगे खींचना पड़ेगा। तो वहाँ पेशीय बल बहुत आदमी जो है ना, वो यहाँ पे पेशीय बल ऑप्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पेशीय बल का यूज करेगी, जो कि गलत है ऑप्शन। मस्कुलर फोर्स लगेगा नहीं और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा धर के, तब तो जाएगा नहीं। ऑलरेडी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके वजह से वो वहाँ पे है। स्थैतिक फ्रिक्शन जो होगा उसमें लगेगा, घर्षण लगेगा, और उसको सबसे ज़्यादा ये बल लगाना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, स्टैटिक घर्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे कि निम्नलिखित में सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें सही कथन का पहचान करना है। ए नंबर है कि कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तरत्व उच्च होता है। नहीं, ये पिच पे निर्भर करता है। हायर पिच होगा तो उसकी आवृत्ति निम्न नहीं होगी, पिच पे ही निर्भर करता है। फिर हमारा कर रहा है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ध्वनि तरत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होती है, यह बिल्कुल सही है, यह भी सही है। और सॉरी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और राइट आंसर, ध्वनि निर्वात में गमन करते आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि जो होती है उसके लिए पथ चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, वस्तु चाहिए, तभी वो गमन कर सकती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो इन्होंने सी दिया है, बाकी सब क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, नीचे दिए गए कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्य को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं, जो विद्युत के हीन चालक हैं। आप देख रहा है कि दे रहा है कि नीचे दिए गए समुच्चय ऐसे द्रव्य को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है, मतलब बिल्कुल हीन चालक है। जैसे देखिए, हानि शहद तो होता ही नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है लवण, नींबू का रस, सिरका। देखिए लवण में तो होता ही नहीं है विद्युत का संचालन, और इसमें कम ही होगा। फिर नीचे कह रहा है कि चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस। फिर यहाँ नींबू का रस आ गया, तो नींबू का रस चीनी का विलयन में तो होता नहीं है। सिरका इसमें था तो ये रॉन्ग था, तो ये भी सिरका वाला भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन हमारा बच जाता है जो कम है। ये सब क्या है, सब चालक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे ही पूछा, ये सब चालक होते हैं, चीनी, क्लोवर, जल, शहद, ये सब होते हैं। लेकिन इसमें हमारा शैम्पू जो होगा वो कम होगा, वनस्पति तेल और आसुत जल इसमें बहुत कम मात्रा में, इसमें बहुत कम मात्रा में हम देखेंगे कि बहुत कम मात्रा में हमारा विद्युत का चालक होगा, बहुत कम मात्रा में शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, उसमें कह रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है नीचे दिए गए समुच्चय में रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज सीसी को समाविष्ट करता है। देखिए, पानी उबलना, कांच तोड़ना, लोहे का जंग लगना। पानी उबलना आपका समझ रहे हैं कि वो फिजिकल चेंज है, और कांच तोड़ना, लोहे में जंग लगना है यहाँ पे, लेकिन कांच तोड़ना नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, तो ये हमारा तो गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन तो है, लेकिन कागज़ के टुकड़े करना ये फिजिकल चेंज हो गया। अब देखिए, तीसरा करें कि भोजन पकाना, पानी उबलना, जल में चीनी घोलना। तो देखिए, पानी उबालना यहाँ पे था, तो ये भी फिजिकल चेंज हो गया, तो ये भी नहीं होगा आंसर। और नीचे देख रहे हैं कि रस्टिंग अप आयरन, ये केमिकल चेंज है। कागज़ का जलना भी केमिकल चेंज होता है, और भोजन का पाचन भी हमारा केमिकल चेंज होता है।
अब आप नहीं कहिए इसमें भी तो था, तो ये क्यों केमिकल चेंज नहीं होगा भोजन के पचन में, क्योंकि यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा है, तीनों को मैच करना है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग छाटते जाते हैं और राइट आंसर ऑटोमेटिक आया। तो आपका अगर सही पूछा है तो गलत को चूज कर लीजिए, सही आंसर आ जाएगा। सही और गलत पूछा है तो सही को चूज कर लीजिए, गलत आंसर आपका निकल जाएगा। राइट आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए एक साइकिल से बाजार रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर की चाल से गमन किया। ये दूरी पे है, आप क्वेश्चन इसको निकाल लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 कह रहा है कि लवण और जल, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्न से कौन सहायक नहीं होगा। तो देखिए लवण और जल के मिश्रण को यानी NaOH अब प्लस H2O, लवण हो गया, सॉरी NaCl, सॉरी ये गलत है, ये गलत है। NaOH नहीं होगा, NaCl होगा। देखिए NaCl नमक का होता है, NaCl प्लस H2O को निकालेंगे तो कह रहा है कि इसमें कौन से पृथक करने में कौन सा सहायक नहीं होगा। तो निस्तारण तो करते ही हैं, समुद्र वाला निस्यंदन भी करते हैं, फिल्ट्रेशन आसवन करते ही हैं, बॉइलिंग करते ही हैं। तो ये हमारा ऑल ऑफ एबव आंसर जो है, ऑल एबव हमारा सही है, राइट आंसर है ऑल। तो इसमें सबको नंबर मिला था, हाँ क्वेश्चन को डिलीट किया गया था और इसमें सबको नंबर मिला था, तो हमारा ये सभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रकाश गुणधर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है, मतलब शैडो के लिए। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, तो ये सही है, राइट है। प्रकाश ऊंच चाल से गमन करता है, ऐसा ये कुछ है नहीं, ये गलत है। तीसरा है कि लाइट प्रकाश 7 वर्णों में रंगों से यहाँ से तो शैडो से कोई मतलब ही नहीं है, 7 रंगों में विभक्त हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं रही है। और डी नंबर कह रहा है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है, उपवायक ऑब्जेक्ट जो होता है उससे नहीं गुजरता, तो ये कुछ हद तक हेल्प करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा DNA कहाँ पे है, डी में है, तो डी हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से सही कथन को बजानिए। अब मृदा वाला ये चैप्टर से है आपका, NCERT से, मैं टॉपिक वाइज में सारा चीज़ बताऊंगा। यहाँ कह रहा है कि बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। चिकनी मृदा में बड़े कणों के आकार महीन कणों की मात्रा के लगभग बराबर होती है, नहीं, ये भी नहीं है। दुम्मट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षा निम्न होता है, इसमें ये उच्च नहीं होता है। चिकनी मृदा महीन कणों का अनुपात दिम्मट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, इन्होंने पलट के दे दिया है, ये डी हमारा राइट आंसर होगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है आपका, ये आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि विटामिन X की हीनता की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, मतलब दांत से क्या होता है, रुधिर बहने लगता है। और यह विटामिन खनिज Y के अवशोषण के लिए आवश्यक है, मतलब खनिज उसके लिए क्या जरूरत है, अगर ब्लड निकल रहा है तो, तथा X भोजन Z में पाया जाता है, और X जो है वो Z में पाया जाता है, तो XYZ को पहचानिए। अब देखिए सबसे पहले मसूड़ों में यानी विटामिन C, विटामिन C किस में मिलता है, आप यहीं से कर सकते हैं, तो वो नींबू के खट्टे फल जितने होते हैं लगभग उसमें विटामिन C मिलता है। और हमें किस चीज़ को अवशोषण करने की ज़रूरत है, तो आप जानना है कि रक्त यहाँ से रुधिर बाहर निकला है तो उसकी मात्रा हमें चाहिए, यानी आयरन निकलने की ज़रूरत है। तो ये वाला ऑप्शन आप टर्मिनेट कर लीजिए। जैसे X में देखिए विटामिन डी से तो होता नहीं, तो ये गलत ही हो गया, दुग्ध होगा नहीं, कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ देखिए X विटामिन, Y कैल्शियम, Z हरी पत्ती वाली वनस्पति नहीं, ये भी गलत है। और यहाँ पे देखिए X विटामिन, Y फास्फोरस की ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं, कोकेट बाद है नहीं। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या, X विटामिन C चाहिए, ठीक है, विटामिन C से आ रहा था। सेकेंड हमको चाहिए था क्या, आयरन चाहिए था। सेकेंड हमको क्या चाहिए था, सेकेंड हमको चाहिए था आयरन, तो आयरन है। और थर्ड नींबू यानी खट्टा फल जितना होता है वो चाहिए था। तो हमारा राइट आंसर जो देखा जाएगा,
हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में सब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंटेंट था, कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी सेशन से आ रहे हैं, विज्ञान की प्रकृति से क्वेश्चन आपका है। देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सब करते ही हैं लेकिन सबसे अच्छा। पहले देखेंगे विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, तो जाहिर सी बात है ये जो होता है विली पे काम करता है, फैक्ट पे काम करता है। और साइंस इन सोशल नेचर, विज्ञान प्राकृतिक समाज का सामाजिक है। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं और वैज्ञानिक विधि अनुसंधान संचालन के एकमात्र इन्होंने कहा तो साफ ही गलती है, एकमात्र तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो ये ऐसे ही गलत है। और निष्पक्ष है ये, हाँ ये भी ठीक है लेकिन कुछ हद तक सही है। अब विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, ये कुछ हद तक सही, लेकिन सबसे अच्छा पूछा है इसमें, तो सबसे अच्छा वर्णन जो है विज्ञान, हम लोग सोशल से तो ही जुड़ते हैं, तो विज्ञान जो है वो सोशल इन नेचर है, मतलब वो जुड़ते रहता है समाज से, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोग्निटिव एबिलिटी इन साइंस सर्कुलम मीन्स, मतलब विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है। तो उसमें देखेंगे कंक्लूजन ऑफ हाउ कंसेप्ट साइंस इन्वॉल्व ओवर टाइम, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है, का समावेश, तो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। और शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक पाठ्य वस्तु के तुच्छीकरण की जरूरत नहीं है, कम नहीं किया जाता है। कंटेंट के बारे में तो देखा ही जाता है लेकिन तुच्छीकरण उसका नहीं किया जाता है। अगला दिया है कि विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, ऐसा कुछ है नहीं, ये प्रयोग और फैक्ट पे काम करता है। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक का मतलब क्या समझ, उसका कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो बढ़ना चाहिए, मतलब वो सोचने समझने की शक्ति बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, शिक्षार्थी जो है उसके लेवल के अकॉर्डिंग हमको उसका सामग्री तैयार करना पड़ेगा, उसका विषय वस्तु तैयार करना पड़ेगा, ताकि उस चीज़ को वो ऑब्जर्व कर पाए, लर्न कर पाए, उसको सीख पाए। तो राइट आंसर हमारा जो होगा बेटर ऑप्शन, वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, चाहे वो साइंस पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी हो, हर चीज़ में एनसीएफ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यक्रम में से कौन सा अनुशंसित है। पहला कह रहा है कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की साझा समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल राइट है। कुछ भी चीज़ें हम बता रहे हैं तो उसको डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, उससे बच्चे जो हैं वो हो जाएंगे, तो एनसीएफ ये कहता है, तो ये सही है। अब दूसरा हम देख रहे हैं कि अवधारणाओं तर्क गतिविधियों को प्रयोग द्वारा पहुँचा, हाँ बिल्कुल उसको प्रयोग में लाएंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब तीसरा देखिए अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षा होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर लोड दे दे, बर्डन दे दे तब कहें। और अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है, ये भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर अगर देख लिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए और बी किस में है, ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इस तरह से अल्टीमेट आप कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं आंसरों को आप, ठीक है। ये एक छोटा मोटा ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो विज्ञान के बारे में सत्य है। इसमें क्या पहचानना है, जो विज्ञान के बारे में सत्य है, सही है। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोग द्वारा खोजा और परखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है, कुछ हद तक ये सही है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जितना ही विज्ञान हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ही हानिकारक भी है, तो इसके यूज पे डिपेंड करता है। और देखिए वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करता है, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। इमेजिंग जब तक हम नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक उस पर काम कैसे करेंगे विज्ञान, तो विज्ञान है ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा सुपर, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सुपर जो होगा सबसे, वो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर।
अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करने के लिए व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों की पहचाने की इशू कहाँ गलत हो गई। ये एक क्या कर रही है, ये किसी चीज़ को ले ली और किसी चीज़ को ये मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करने के लिए व्यवस्था करे। व्यक्तिगत कार्य इसको दिया गया है, तो वो क्या करे कि इसमें कहाँ गलत कर दी है वो बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़ों को सारणीबद्ध करती है। अच्छी बात है, उससे पता चलेगा। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। तो डेली एक ही चीज़ देखेंगे तो उससे ये पता चल सकता है, सही है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है, ये भी सही है। लेकिन वह निष्कर्ष निकलते कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। यही इन्होंने गलत कर दी, क्योंकि आर्द्रता से बारिश की कोई भी संभावना कमी होगी या ज़्यादा होगी ये पता नहीं लगाया जा सकता। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। यही यहाँ पे ये गलत किया और पूछा ही हमसे क्या है, गलत है। हमको गलत ही चूज करना था। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों की संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। क्या कर सकते हैं? प्रश्नोत्तरी क्विज सेशन का आयोजन करने, इससे कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्विज से। बच्चे इसमें बहुत जल्दी पढ़ लेंगे और उसके क्या पता है वो हम कर नहीं पाएंगे, उसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता कर पाएंगे। तो उसका है कि ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल, ऐसा कुछ नहीं है, इससे भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नियमित गृह कार्य देना, एनसीएफ हुआ या आरटी हुआ या कोई भी चीज़ में गृह कार्य देना उसके संकल्पना को पकड़ नहीं सकता है, अंडरस्टैंडिंग पावर को पकड़ नहीं सकता है, उससे कोई फर्क होने वाला है। अवधारणाओं के जिस कॉन्सेप्ट मैप उसको तैयार करेंगे, कॉन्सेप्ट मैप से हम उसका प्रयास करना स्टार्ट करेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट मैप से समझाने का प्रयास करेंगे तो वो उस चीज़ को समझेगा और संकल्पना करेगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि विज्ञान को पढ़ने के लिए अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। इसमें मतलब ऐसा चीज़ दिया है कि विज्ञान को अगर पढ़ना है और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करना है तो आप ये को छोड़ के क्या कर सकते हैं। तो लैंगिक रूप से देखिए इसमें क्या बोला है कि लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। और ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। कक्षा में महिलाओं को वैज्ञानिक को आमंत्रित करिए, ये भी ठीक है। अब विज्ञान के बारे में मिथकों और उद्योग की जांच को शिक्षार्थियों से जोड़ना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन हावी क्या आना चाहिए, देखिए ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे, तब तो फिर ऐसा तो उचित है नहीं, क्योंकि सभी आने चाहिए। तो इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ जो है और सारी चीज़ ये सही है, यही गलत है और पूछा ही गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। तो अब क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। आई होप लग रहा है मुझे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब अगला नेक्स्ट पार्ट आपका जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वीडियो दूंगा। वो आपका वीडियो जो मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में वो प्रीवियस ईयर ये 21 का था, 22 वाला का मिलेगा, साइंस पेडागोजी का ही मिलेगा, और साइंस पेडागोजी विथ आपका कंटेंट। तो आई होप आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं। और वीडियो कैसे लगा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और चैनल पर यदि नए व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी समय पर एक प्रीवियस ईयर के साथ। तो चैनल से जुड़ जाए नए हैं तो, और अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।